एक काम करते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करेंगे, आपके पास आरटीपी रहेगा आईसीआई वाला, और आईसीआई का आरटीपी निकालेंगे, और आरटीपी जो ये वाला है दैट इज द मई 2022 का आरटीपी, और आरटीपी का सीए फाइनल का फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं, दैट इज द केस सिनेरियो नंबर 1। आप सब लोग आ जाइए केस सिनेरियो नंबर 1 पे, क्योंकि बहुत अच्छा केस सिनेरियो उन्होंने बनाया है, और मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं कि इतना अच्छा बनाएंगे, बट बहुत बढ़िया केस सिनेरियो उन्होंने बनाया है। आ जाइए केस सिनेरियो पे सब लोग। आपकी बुक में आपके पास में आरटीपी रहेगा, उस आरटीपी में ये केस सिनेरियो रहेगा। आ जाइए सब लोग। आरटीपी का केस सिनेरियो नंबर 1, मैं बता दूं इसको आप रट लेना, हो सकता है एग्जाम में एज इट इज आ जाएगी। मे यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस कैपिटल गेन पे, सिर्फ एट्रीब्यूशन नहीं करना है, कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा टैक्स, बट जितना एट्रीब्यूशन होगा ना वो रिमेनिंग असेट जो थी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो अगली बार जब आप बेचोगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लोगे। इस क्वेश्चन में मैं पूरा एनालिसिस कर दूंगा, इस क्वेश्चन को पूरा आपके लिए मैं खोल के रख लूंगा, ठीक है। चलिए अपन काम करते हैं, इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। आ जाइए सब लोग, और सब लोग अपने हाथ में कैलकुलेटर रखेंगे, और कैलकुलेटर के साथ साथ में आप लोग अपने हाथ में ये वाला आरटीपी भी रखेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंट आउट नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। केस सिनेरियो नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। Mr. Prem is a partner in two firm, that is X and Company Mumbai and Y and Company Delhi. तो मिस्टर प्रेम करके है जो दो फर्म में पार्टनर है, एक्स एंड कंपनी मुंबई एंड वाई एंड कंपनी दिल्ली। एक्स एंड कंपनी हैज द 4 पार्टनर इंक्लूडिंग प्रेम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो यहाँ पे 4 पार्टनर है एक्स एंड कंपनी मुंबई में, एंड सबका पीएसआर है वो इक्वल है। मिस्टर प्रेम रिजाइन फ्रॉम द एक्सेंट कंपनी ऑन 1/4/2021। तो यहां पे मिस्टर प्रेम है वो एक्सेंट कंपनी से रिजाइन कर रहा है। तो एक बात बताऊं, जब रिजाइन हो रहा है तो यह आपका डिसोल्यूशन है या रिकॉन्स्टिट्यूशन है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या एडमिट होता है या ऑल पार्टनर कंटिन्यू करते हैं बट उनका रेस्पेक्टिव पीएसआर चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपका ये रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो एक्सेंट कंपनी के केस में आपका क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है करके, ठीक है। ऑन दैट डेट द कैपिटल बैलेंस ऑफ द ईच पार्टनर स्टूड एट 32 लाख। उस डेट को हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो था दैट वाज 32 लाख था। In order to settle the due of Mr. Prem, the firm revaluates its land for the first time since the purchase. उन्होंने यहाँ पे असेट्स को रिवैल्यू किया है, लैंड्स को रिवैल्यू किया है। द वैल्यूर ऑल्सो वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और उन्होंने एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और रिवैल्यू किया। मींस पहले था नहीं, बट जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो वो मांगेगा ना कि भाई मेरी गुडविल दो मुझे, तो गुडविल को रिवैल्यू कर दो। तो इन्होंने गुडविल को जो इवैल्यूएट किया है वो 70 लाख है। द फर्म हैज द फॉलोइंग कैपिटल असेट एंड हुज डिटेल आर एज फॉलोज। तो फर्म के पास में ये असेट है, एक तो लैंड है पुणे में जो कि 21 जनवरी 2013 में एक्वायर की थी। नागपुर का लैंड 18 अप्रैल 2015 में एक्वायर किया था। मुंबई का लैंड 2013 में एक्वायर किया था, और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है बुक में जो बता रखा है वो 15 लाख पहले का है, 25.4 लाख दूसरे का है, 88 लाख तीसरे लैंड का है। और आज की डेट में जब उसको वैल्यू किया गया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो निकाली गई वो फर्स्ट लैंड का 50 लाख है, दूसरे का 45 है, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 70 लाख है। आपसे पूछा क्या है आगे? In April 2021, Exxon Company gave the land of Nagpur and 15 lakh money to Mr. Prem to settle his capital balance. तो यहाँ पे प्रेम को क्या दिया गया? एक तो नागपुर वाला लैंड दिया गया। मींस ये बता दूं, ये वाला जो लैंड है नागपुर वाला ये दिया है, ये नागपुर वाला जो लैंड है ये दिया है प्रेम को, और उसके साथ में 15 लाख रुपए का जो मनी है वो मनी भी प्रेम को दिया है करके, ठीक है। अब आगे क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन, द फर्म वाइन कंपनी जो कि दूसरा पार्टनरशिप फर्म है वाइन कंपनी, उसके केस में क्या हो रहा है? डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में आपका सेक्शन 9 बी भी लगेगा एंड 45 4 भी आपको देखना है, दोनों सेक्शन देखना है। लेकिन जब भी डिसोल्यूशन होता है ना तो डिसोल्यूशन के केस में ओनली 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 आपको 9 बी देखना है। यहाँ पे आपका 45 4 है वो आपका नहीं लगेगा। 45 4 है वो सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में था, डिसोल्यूशन के केस में नहीं था करके, ठीक है। चलिए, तो यहां पे वाई एंड कंपनी है वो डिसॉल्व हो गई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स लैंड एट चंडीगढ़, मोहाली एंड गुड़गांव ऑन द सेम डेट टू इट्स 3 पार्टनर। उन्होंने 3 पार्टनर्स को ये लैंड दे दी। एक तो प्रेम को दी, एक अक्षय को दी और एक आरव को दी। यहाँ पे 3 पार्टनर है रेस्पेक्टिवली हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, वो इक्वली पीएसआर है वो शेयर करते हैं। द पर्टिकुलर ऑफ दिस लैंड आर एज गिवन अंडर ईयर अंडर। तो यहाँ पे लैंड एट चंडीगढ़ जो है वो प्रेम को दिया, मोहाली वाला है वो अक्षय को दिया, यहाँ गुड़गांव वाला है वो आरव को दिया। ये लैंड परचेज की डेट आपको दे रखी है, इसकी कॉस्ट दे रखी है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अभी की आपको दे रखी है। अब आगे क्या पूछा है? इन एडिशन
Prem and Akshay were given the money also 8 lakh and 11 lakh respectively on 1st March 2022. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आपको दे रखे हैं बहुत सारे साल के 10 11 का, उसके बाद 11 12 का, 12 13 13 14 14 15 15 16 एंड उसके बाद में करंट ईयर का, ये आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं। अब आपसे एक एक क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है, और जो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, मैं बताऊं, जो 5 क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाए हैं, आई रियली हेड्स ऑफ हिम करके, एग्जामिनर नहीं जिसने बोर्ड ऑफ स्टडी ने बनाए होंगे, बहुत अच्छे। अगर आप देखोगे सिमिलर क्वेश्चन है वो मैंने इसमें भी दे रखा है। आप अगर कॉम्पैक्ट को देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो सीबीडीटी का जो गाइडलाइंस था, एग्जांपल फ्रॉम द सीबीडीटी गाइडलाइंस, उसमें ये सिमिलर चीजें मैंने भी दे रखी है और सिमिलर बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन है वो आईसीआई ने फ्रेम किया है। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे, आई नो दैट इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट मुझे टाइम लगेगा वो चलेगा, बट अगर एग्जाम में आ गया 10 मार्क का तो 10 मार्क आपके पास पूरे आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते, एक एक चीज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B, सिर्फ 9B की बात कर रहे हैं, इन हैंड्स ऑफ एक्स एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट एट 22 23। इन्होंने बोला कि एक्स एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी के हाथ में आपका 9B जो है वो 9B में कितना टैक्स लगेगा, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इस अगर केस सिनेरियो को अगर आप देखते हैं तो 9B कब लगता है, डिसोल्यूशन के केस में भी लगता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में भी लगता है। तो पहला वाला केस रिकॉन्स्टिट्यूशन का था, दूसरा वाला डिसोल्यूशन का, तो दोनों केस में आपका 9B लगता है। 9B क्या बोलता था कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को क्या देती है, या तो कैपिटल असेट देती है या फिर स्टॉक इन ट्रेड देती है। तो कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड देती है तो उस केस में कैपिटल गेन या पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल होगी पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और माइनस क्या कर देंगे, उसका जो भी कॉस्ट था वो कॉस्ट माइनस कर देंगे, उस पर जो भी कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन आपका आ जाएगा। चलिए अपन चालू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले केस सिनेरियो नंबर 1 में फर्स्ट कंपनी का, दैट इज एक्स एंड कंपनी। एक बात बताओ मुझे, एक्सेंट कंपनी ने क्या क्या दिया। तो एक्सेंट कंपनी ने प्रेम को एक तो लैंड दिया है नागपुर वाला, और उसके साथ में मनी दिया है। देखो मनी जो है वो 9B में कवर नहीं करता, 9B में स्टॉक इन ट्रेड एंड कैपिटल असेट ही कवर करता था। तो यहां पे कैपिटल असेट दिया है तो ये लैंड एट नागपुर वाला है वो मैं ले लूंगा। तो एक बात बताओ, जब लैंड एट नागपुर वाला मैं लेता हूं तो यहां पे जब मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा एक्स एंड कंपनी के हाथ में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है 45 लाख। तो बाबुआ एक बात बता, यहां 45 लाख है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसका लैंड का कॉस्ट जितने में खरीदा था फर्म ने। तो एक बात बताओ, यहां फर्म ने कितने में खरीदा था नागपुर वाला, मैं एक बात बताऊं 25,40,000 में खरीदा था। 25,40,000 में खरीदा था, मैं 9B की बात कर रहा हूं। तो 25,40,000 में खरीदा था, और ये कब खरीदा था, 2015 में खरीदा था। तो लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आंसर इज यस। सिर्फ यहां पे इंडेक्स कर दो करके, और यहां पे आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज द 25.4 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय 1516 का इंडेक्स। तो अगर आप 1516 का इंडेक्स देखेंगे तो आपका आता है 254। तो आप एक काम करिए, 254 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप मुझे बताइए यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा और बचेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा। चलो बताइए फटाफट मुझे, आप कैलकुलेट करके दीजिए मुझे। यस, तो यहां पे आपका एलटीसीजी आ गया 13,30,000 और आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31.7 आ गया। तो यहां पे 13,30,000 है, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा 9B के हिसाब से। ठीक, अभी तक अपन 9B की बात कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं फॉर्म वाई। फॉर्म वाई की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी 9B लगेगा। फॉर्म वाई के केस में भी 9B लगेगा, बिकॉज डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो 9B लगता है। तो 9B यहां पे डिसोल्यूशन हो रहा है तो भी 9B लगेगा। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो 3 असेट है, कौन कौन सी, एक तो तुम्हारी चंडीगढ़ वाली, एक तुम्हारी मोहाली वाली, और एक गुड़गांव वाली। तो आप एक काम करिए, ये चंडीगढ़ वाली लैंड, उसके बाद ये मोहाली वाली लैंड, और उसके बाद गुड़गांव वाली लैंड, ये 3 दिए। अब इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, एफएमवी आ जाएगा। तो यहाँ पे 62 लाख आएगा, यहाँ पे 59 आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 70 आएगा, माइनस तीनों ही लॉन्ग टर्म है। तो कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तीनों का। तो पहले का इंडेक्स कैसे करेंगे, आप 18.4 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय, आपने खरीदी थी कब, 18.4 11 में, तो 11 12 का इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है, 11 12 का इंडेक्स नंबर 184 है।
ऐसे का ऐसे दूसरे का आप कैसे करेंगे, 15.24 मल्टीप्लाई बाय 317 और डिवाइड बाय, आप इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का लेंगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आप लेंगे 1516 का, तो 1516 का आपका इंडेक्स नंबर 254 और लास्ट वाला आप करेंगे दैट इज द 16.7 और मल्टीप्लाई बाय 317 और डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर लेंगे आपका 1011 का, 1011 का 167। आप एक काम करिए, यहाँ तीनों का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने के बाद मुझे कैपिटल गेन का अमाउंट बता दीजिए तीनों के केस में, और तीनों के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। आप तीनों में मुझे कैपिटल गेन का अमाउंट बता दीजिए कैलकुलेट करके, तीनों का कैपिटल गेन का अमाउंट बताइए। यस, तो सब लोगों ने कैपिटल गेन का अमाउंट निकाला, तो कैपिटल गेन का अमाउंट मेरे पास जो आया दैट इज चंडीगढ़ वाले का 30.3 है, लाइक उसका है 39.98 लाख और उसका है 38.30 लाख। आप इस तीनों की टोटल कर दीजिए, तो 108.58 लाख है, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ पे 9B में, फर्म के हाथ में टोटल। तो मैं बताऊं, आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि लाइक व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B इन हैंड्स ऑफ एक्सन कंपनी एंड वाइन कंपनी। तो आपका राइट आंसर हुआ पहले का 13,30,000 है और दूसरे का आपका 108.58 है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर, दैट इज द आंसर नंबर ए। आंसर ए इज द राइट आंसर हियर, आंसर ए जो है वो आपका राइट आंसर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछते हैं आपसे, तो फर्स्ट का आंसर आपका ये ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, what would be the capital gain taxable under section 45(4) in hands of the Accent company for the 20 to 23। तो देखिए बेटा, एक्सेंट कंपनी जो है ये पहला वाला कंपनी है, एक्सेंट कंपनी पहला पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में 9B भी लगता है, 45(4) भी लग सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन के केस में ऑब्वियसली आपका 9B लगेगा, 45(4) नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 45(4) में कैपिटल गेन कितना जाएगा, कैसे होगा, वो आपको करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ध्यान रखना आप लोग। एक बात बताओ, जो भी ये 9B में कैपिटल गेन आया था एक्सेंट कंपनी के हाथ में, आपने कैलकुलेट किया था 13,30,000, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो मुझे एक बात बताइए ना, यहां पे कैपिटल गेन टैक्स कितना आएगा। अगर मैं कैपिटल गेन टैक्स की बात करूं तो कैपिटल गेन टैक्स आपका 20% की रेट से आएगा। तो 13,30,000 का 20% कम्स टू द 2,66,000। हाँ भाई, 2,66,000। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज तो तभी लगता है जब इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है पार्टनरशिप फर्म के केस में। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, आंसर इज यस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो एक बात बताइए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4%, तो इसका इसमें आप अगर 4% ऐड कर देते हैं तो आपका नेट कैपिटल गेन पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज द 276,640। 276,640 है, ये पार्टनरशिप फर्म है, वो नेट टैक्स पे करेगी किसको, गवर्नमेंट को, एलटीसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, आप अकाउंट्स में क्या करेंगे, यहां पे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जो तुम्हारी नागपुर वाली लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू 25.4 लाख थी और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 45 लाख है, तो एक बात बताओ, इतना आप जो है वो अकाउंट में प्रॉफिट भी तो रिकॉग्नाइज करेंगे। अकाउंट में क्या करना है, अकाउंट में आप यही समझेंगे कि ये असेट हमने किसी और को दी है,
ये असेट अगर आप मार्केट में बेचते तो क्या होता, सीधी सी बात है कि यहाँ 25.4 और 45 लाख का जो डिफरेंस है, ये आपका प्रॉफिट टैक्सेबल होता। इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन होता है, अकाउंट्स में इंडेक्सेशन नहीं होता। तो अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होगा इस वाली असेट पे, इस वाली असेट पे अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट विल बी, कैन आई से दैट 45 लाख माइनस 25 लाख 40,000, सो डिफरेंस कम्स टू द 19 लाख 60,000। सही बोल रहा हूं या नहीं मैं? 19 लाख 60,000 मैं सही बोल रहा हूं? अकाउंट्स में इंडेक्सेशन होता ही नहीं, तो जो नागपुर वाली लैंड है उस पे 19 लाख 60,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। अब एक चीज समझो, मुझे एक चीज बताओ आप लोग, अकाउंट्स में आप लोग क्या करते हैं कि 19 लाख 60,000 तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपको टैक्स कितना पे किया? तो मैं बताऊं यहां पे 276 640 का आपने टैक्स पे किया। यहां पे जो मैंने कैलकुलेट किया ये वाला जो है, ये मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, ये मैं माइनस कर दूंगा। तो यहां पे मैं बताऊं आपका नेट प्रॉफिट जो है अकाउंट्स के हिसाब से वो कितना आएगा, तो नेट प्रॉफिट आपका अकाउंट के हिसाब से आएगा, कितना आएगा, दैट इज द 16,83,360 आएगा। 16,83,360 है ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। इस असेट को जब आपने उस पर्सन को दी, किसको, पार्टनर को दी। सीबीडीटी ये बोलती है कि जब भी आप पार्टनर को असेट दोगे ऑन द डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन, तो यही समझना ये असेट आपने मार्केट में सेल की। आपको यही समझना है ये असेट आपने मार्केट में सेल की, तो मार्केट में सेल की, तो मार्केट में कितने में सेल की, 45 लाख में। अकाउंट्स में आपका जो है वो कितना था, अकाउंट्स में आपका 25.4 लाख बुक वैल्यू थी, तो अकाउंट प्रॉफिट 1960 आएगा, उसमें से 276,640 का आपका टैक्स का लायबिलिटी आया, ये टैक्स लायबिलिटी आपने लेस कर दिया, तो मैं बताऊं आपका नेट प्रॉफिट 16,83,360 आ जाएगा। जब ये आया तो मुझे, अब आप एक चीज बताइए मुझे, ये जो प्रॉफिट है आप हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ये प्रॉफिट जो है वो हर पार्टनर के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो यहां पे अगर 3 पार्टनर है तो मैं बताऊं 16,83,360 और इक्वली शेयर करते हैं। 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है यहाँ पे? एक्सेंट कंपनी में 4 पार्टनर है, सॉरी। तो एक्सेंट कंपनी में अगर आपके 4 पार्टनर है, तो जब आप इस 4 पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 4, तो एवरी पार्टनर में 420 840 का प्रॉफिट है वो हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके जोड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना था? तो मैं बताऊं यहां पे इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उस डेट को 32 लाख था, तो यहां पे मैं 32 लाख का जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें इसको मैं ऐड कर दूंगा तो 36,20,840 है। अब ये वाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, ये वाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। तो यहां सीबीडीटी ने क्या बोला कि जब भी आपका डिसोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जब आपने 9B में टैक्स भरा है, तो 9B में जब आप टैक्स भरेंगे तो उस टाइम पे आपको अकाउंट्स में भी उसका ट्रीटमेंट देना है। आपको यही समझना है ये असेट आपने आउटसाइडर को बेच दी। तो जब आपने आउटसाइडर को बेच दी तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन आया उस पर जो टैक्स आया, और अब अकाउंट में क्या करेंगे, तो अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है उसमें से टैक्स लेस कर दे, जो भी बचेगा दैट वो पार्टनर के कैपिटल में आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जिससे कि उतने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पे पार्टनर का अब कैपिटल अकाउंट का अगर मैं बैलेंस बोलूं कि प्रेम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 36,20,840 हो गया। अब यहां पे अब चीज समझना, अब आप सेक्शन 45(4) को लगाइए। अब आप सेक्शन 45(4) को लगाते हैं। 45(4) क्या बोलती थी, बड़ी सिंपल सी चीज बोलती थी कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और यहां पे एक्सेंट कंपनी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उस केस में जो मनी और कैपिटल असेट दिया था माइनस बैलेंस ऑफ द कैपिटल, जो बचेगा वो कैपिटल गेन हो जाएगा। अब एक चीज समझिए यहां पे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो मैं बोलूं यहां पे जब आप 9B का इंप्लीकेशन, सॉरी, आप 45(4) लगाने जाएंगे, तो 45(4) एक्स एंड कंपनी और सेक्शन लगा रहे हैं 45(4). तो 45(4) में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मनी कितना दिया वो ले लीजिए, कैपिटल असेट कितना दिया उसका एफएमवी ले लीजिए करके। तो मनी कितना दिया था आपको यहां दे रखा है, मनी उसको 15 लाख का दिया था, तो 15 लाख का मनी दिया था। कैपिटल असेट का एफएमवी कितना है, आपका कैपिटल असेट का एफएमवी 45 लाख है। तो यहां पे मैं आपको बोलूं कि यहां पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 60 लाख हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस कितना है, तो कैपिटल बैलेंस की अगर बात करेंगे तो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिया है 36,20,840, तो यहां पे आपका 36,20,840 है, ये कैपिटल का बैलेंस आ गया। तो आपके पास में यहां पे बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म देखेंगे, वो देखेंगे यहां कैपिटल गेन कितना आया, तो 60 लाख माइनस 36,20,840, इट्स कम्स टू द 23,79,160 है, ये कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात है वो अपन अभी थोड़ी देर बात करते हैं। तो आपका 23,79,160 है, ये आपका कैपिटल गेन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो आपको बताना पड़ेगा 45(4) में, क्योंकि आंसर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबकी बात की हुई है। तो देखिए अब ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन आपका 23,79,160 का कैपिटल गेन आया। बट ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करेगा कि आपने जो असेट रीवैल्यूएट की है वो कौन सी असेट है। तो यहां पे देखो, यहां पे फर्म ने री इवेल्युएट कौन कौन सी असेट की,
एक तो लैंड जो पुणे वाली है उसको रीवैल्यूएट किया, क्योंकि नागपुर वाली को छोड़ दो, जो असेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसको रीवैल्यूएट किया, उसको आप छोड़ देने का। रिमेनिंग असेट कितनी है? तो रिमेनिंग में एक तो पुणे की लैंड को रीवैल्यूएट किया है, एक मुंबई की लैंड को रीवैल्यूएट किया, और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रीवैल्यूएट किया है। तो आपको ये देखना है कि ये जो कैपिटल गेन हुआ ना, ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिमेनिंग असेट का नेचर। और रिमेनिंग असेट कौन सी है? रिमेनिंग असेट लॉन्ग टर्म है तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, और रिमेनिंग असेट शॉर्ट टर्म है तो ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन रिमेनिंग असेट अगर डेप्रिशिएबल असेट है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल सेल्फ जनरेटेड असेट है तो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा वो वाले पार्ट का। तो एक बात बताऊं, यहां रिमेनिंग असेट आपकी 3 है। 3 में से आप अगर पुणे वाली लैंड देखते हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म है क्योंकि 13 में खरीदी थी। ये वाली जो है ये भी 13 में खरीदी थी, ये भी आपकी लॉन्ग टर्म है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा शॉर्ट टर्म होगी। तो मैं बताऊं यहां पे बेटा, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो शॉर्ट टर्म है, बट ये मुंबई वाली और पुणे वाली है ये लॉन्ग टर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल गेन है ना, इस कैपिटल गेन को मुझे एट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑन द इन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ के कितना रीवैल्यूएट किया है, कितना रीवैल्यूएट किया। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, इसका रीवैल्यूएशन कितना किया? ये 15 लाख था, इसको 50 पे ले गए। ये तुम्हारा 88 था, उसको 250 पे ले गए, और ये तुम्हारा 70 था। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लेता हूं रीवैल्यूएशन कौन कौन सा हुआ है। तो मैं बताऊं यहां रिमेनिंग असेट आपकी है वो कौन कौन सी है। तो रिमेनिंग असेट में एक तो आपकी लैंड है, कहां पे? पुणे में। लैंड है पुणे में। दूसरा तुम्हारा लैंड है मुंबई में, और एक तुम्हारा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखिए आपका उसका रीवैल्यूड फिगर कितना है, और माइनस उसका बुक वैल्यू पहले कितना था, तो कितने से रीवैल्यू किया है। तो देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, तीनों का लिख लेता हूं। तो इसका 50 लाख है, ये 50 लाख है, और 15 था तो 35 से रीवैल्यू किया। ये 250 है, और आपका 88 था, तो ये 162 से किया है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कितना है, अभी किया है 70, और उसका कुछ था नहीं, तो ये 70 से रीवैल्यू किया, इतना बड़ा है। तो आपको क्या करना है पता है, देखो इसका जो एट्रीब्यूशन आएगा ना वो आपका होगा शॉर्ट टर्म। इतना एट्रीब्यूशन कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म होगा, और इन दोनों का जो एट्रीब्यूशन है वो लॉन्ग टर्म होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो रिमेनिंग असेट रीवैल्यू की है, अगर वो रिमेनिंग असेट है वो आपकी लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, और रिमेनिंग असेट शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म। लेकिन रिमेनिंग असेट अगर डेप्रिशिएबल असेट है या रिमेनिंग असेट जो है वो अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके टूवर्ड्स जितना एट्रीब्यूशन होगा वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस 23,79,160 को मैं क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल है, इस रेशियो में एट्रीब्यूट करो ना। ये जितना जितना बढ़ाया है उस रेशियो में आप एट्रीब्यूट कर लो। तो यहाँ एट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो 35 प्लस 162 प्लस 70 इट्स कम्स टू द 267 का रिवैल्यूएशन हुआ। यहाँ पे 267 का रिवैल्यूएशन हुआ, तो उस रेशियो में अगर आप बांटेंगे 267 के रेशियो में, तो इनकी तीनों की टोटल आ रही है 267। मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 23,79,160 डिवाइड बाय 267 मल्टीप्लाई बाय 35 इट्स कम्स टू द, मैं बताऊं यहाँ पे आपका 3,11,875 आया। 3,11,875। दूसरा मैं क्या करूंगा, 23,79,160 डिवाइड बाय 267 मल्टीप्लाई बाय 162, तो ये तुम्हारा आ गया 14,43,535 आया। एंड लास्ट वाला आपका कितना आएगा, 23,79,160 डिवाइड बाय 267 मल्टीप्लाई बाय 70 इट्स कम्स टू द आपका 623,750 623,750। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो दो कैपिटल गेन का एट्रीब्यूशन है ये आपका लॉन्ग टर्म आएगा और ये आपका शॉर्ट टर्म आएगा। तो इन दोनों की टोटल लगा लो, तो आपका लॉन्ग टर्म कितना होगा, 3,11,875 प्लस 14,43,535 इट्स कम्स टू द 17,55,410 है। ये तो आपका होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये शॉर्ट टर्म। तो ये जो कैपिटल गेन है इसमें से इतना वाला आपका लॉन्ग टर्म और ये वाला आपका शॉर्ट टर्म। और ये जो कैपिटल गेन आया ना, ये कैपिटल गेन अब आप इन असेट्स की कॉस्ट में जोड़ दोगे। ये जो असेट है, ये रिमेनिंग असेट है, उसकी कॉस्ट में ये जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपका देखिए आंसर क्या होगा, 17,55,410 है, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। द सी इज द राइट आंसर। इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन, इतना इजी नहीं है। देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ा आपको, एट्रीब्यूशन करना पड़ा, एट्रीब्यूशन के बाद आपको रिमेनिंग असेट कौन से नेचर की है उसके बेसिस पे ये कैपिटल गेन का नेचर आया। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि आप एक ही बार में क्रैक कर पाए, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा करके। ठीक है, चलिए अब अपन तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा सिंपल। What would be your capital gain taxable under section 45(4) in hands of Y and company? एक बात बताओ, Y and company का डिसोल्यूशन हुआ है, तो डिसोल्यूशन के केस में तो 45(4) लगता ही नहीं है। तो 45(4) जब डिसोल्यूशन के केस में लगता ही नहीं है तो आपका कैपिटल गेन है वो आपका निल हो जाएगा, बिकॉज डिसोल्यूशन के केस में 45(4) है वो नहीं लगता। डिसोल्यूशन के केस में 45(4) नहीं लगता, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में 45(4) लगता था। उसके बाद में एक और चीज, what would be the amount apportionate to the land at Pune and land at Mumbai of X and company
टू बी रिड्यूस फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑफ सच एसेट व्हेन सोल्ड एट इन द फ्यूचर। मतलब जब आप फ्यूचर में बेचेंगे तो उस केस में आपका कैपिटल गेन कितना एट्रीब्यूट करेंगे, कितना एट्रीब्यूट करेंगे करके, ठीक है, कितना एट्रीब्यूट करेंगे और कितना एट्रीब्यूट करके उसकी कॉस्ट में कितना जोड़ेंगे। तो मैंने एट्रीब्यूशन ऊपर किया है ना, तो मैंने एट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना किया है आपका ये वाला, दैट इज द 3,11,875 एंड 14,43,535, ये दोनों एट्रीब्यूशन है। तो आपका 3,11,875 एंड 1443 वाला, तो 3,11,875 1443,535, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ये आपका इतना एट्रीब्यूट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर आगे जाके बेच देते इसी साल में 80 लाख में, तो व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन ऑन सच एसेट, उस पे कैपिटल गेन कितना आएगा। तो अगर आप बेच देते हो तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जितना एट्रीब्यूटेड कैपिटल गेन था वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट बन जाएगा, और जब कॉस्ट बन जाएगा तो मैं बताऊं यहाँ पे कॉस्ट कितना लेंगे आप, 6,23,750 कॉस्ट लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि 623, जो 623 है, 623,750 है, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो 623,750 इज कॉस्ट, और आप कितने में बेच रहे हैं, आप यहाँ पे जो बेच रहे हैं दैट इज द 80 लाख में बेच रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए 80 लाख, तो आपका 76,250 है, ये आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। डन, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 45(4) एंड 9B एंड दिस क्वेश्चन गिवन बाय द ICI, यहाँ पे जो दे रखा था उसमें। अगर आपको इस पार्ट में कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो सर, या स्वाति, सेक्शन 45(4) में नोट्स में जो 2 नंबर दिया है ना, वो एक्सप्लेन करेंगे एक बार। नोट्स में 2 नंबर मैं कौन से हाँ। पेज पे देने की बात कर रही हूँ आप? नहीं, आपकी बुक है जो अच्छा, कॉम्पैक्ट, मेरी उसमें बुक में नोट नंबर 2 कौन सी बात कर रहे हो आप? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट सेक्शन 45(4) में पेज नंबर 46 पे। हाँ 46 पे। हाँ ये वाला नोट नंबर 2। नहीं नहीं, मुझे हाँ ये अभी वाला आगे। हाँ ये नहीं, वाला अभी अभी। हाँ हाँ, ये ये वाला है वाला। ना। हाँ ये बोल रहे हैं कि देख जो रीवैल्यूएशन हुआ ना अभी वाला, अभी जो आप न्यू असेट का रीवैल्यूएशन कर रहे हो उसका इफेक्ट कैपिटल में नहीं देना है, मतलब कैपिटल बैलेंस में उसका इफेक्ट नहीं देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैं इस एग्जांपल की जब मैं बात कर रहा था तो मुझे एक बात बता, यहाँ पे रीवैल्यूएशन या रिमेनिंग असेट का भी तो हुआ था, ये जो लैंड है पुणे वाली और मुंबई वाली इनका भी तो रीवैल्यूएशन हुआ था, इनका यस। रीवैल्यूएशन का इफेक्ट कैपिटल में नहीं देना है, उसके पहले का कैपिटल लेना है। तो इन दोनों का या इसका जो है इसका इफेक्ट भी तो कैपिटल अकाउंट में तो आप दोगे ना, अकाउंट्स में तो आप दोगे, क्योंकि उसको जितना ज्यादा पेमेंट करोगे तो उसके रीवैल्यूएशन का इफेक्ट उसके कैपिटल में दोगे, वो देने से पहले वाला कैपिटल बैलेंस आपको लेना है। सर नहीं समझ आ रहा। अरे बेटा एक बात बता मुझे, ये पुणे का लैंड है 15 लाख का था और हाँ। उसकी आज की वैल्यू 50 लाख है, तो ये भी तो रीवैल्यू हुआ है, यस तो इसका इंपैक्ट भी तो आप अकाउंट्स में पार्टनर कैपिटल में दोगे ना। यस। तो ये देने से पहले वाला कैपिटल लेना है, तो कैपिटल मैंने यहाँ 32 लाख लिया है सिर्फ, 32 प्लस वो ऑब्वियसली जो आपने असेट उसको दी थी और इसका जो प्रॉफिट है माइनस जो आपने टैक्स भरा, उतना वाला जो अकाउंटिंग प्रॉफिट था वो उसका एडजस्टमेंट दिया है मैंने। बट बाकी जो ये असेट आप रीवैल्यू कर रहे हो ना, इस रीवैल्यूएशन का कैपिटल पे इफेक्ट देने से पहले वाला कैपिटल अकाउंट लेना है आपको। ओके, मतलब कि जो असेट हम दे रहे हैं उसका ही सिर्फ प्री वैल्यू का जो बैलेंस है वो लेना है। उसका उसका जो कैपिटल गेन और रीवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है उसका इफेक्ट देना है, बट बाकी वाले किसी रीवैल्यूएशन का जो रिमेनिंग असेट का रीवैल्यूएशन है उसका इम्पैक्ट नहीं देना है। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट, they do ask from the current RTP in case of DT। रिनी डिपेंड करता है यार एग्जामिनर पे, मतलब हो सकता है दे दे एज इट इज क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी है। और बताइए कोई डाउट हो तो। डज द अमाउंट ऑफ डबल टैक्सेशन आरोही लाइक, मैं अभी के लिए आपको ये बोलूंगा हाँ होता है डबल टैक्सेशन, ठीक है, बट डबल टैक्सेशन नहीं है। अगर आप उसके एसेंस को समझेंगे ना तो डबल टैक्सेशन नहीं है, बिकॉज 45(4) उस असेट पे नहीं लग रहा, 45(4) जो रिमेनिंग असेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है उस पे लग रहा है, मींस रिमेनिंग असेट की वैल्यू बढ़ी उसके लिए वो टैक्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिमेनिंग असेट जितनी वैल्यू बढ़ी थी उतना फिर जितना टैक्स लगा वो उस कैपिटल गेन को रिमेनिंग असेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ डबल टैक्सेशन होता है, ठीक है, बट इट्स नॉट अ डबल टैक्सेशन अगर आप उसके एसेंस को समझेंगे तो। किसी ने बोला, स्नेहा बोल रही है कि सर ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या हमको प्रॉपर वर्किंग करना पड़ेगा? आंसर इज नो, आपको देयर इज नो नीड टू वर्किंग, आप रफ में करिए और उसके बाद सीधा आंसर है, आपको आंसर टिक मारना पड़ता है ABCD जो भी है।